हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक सीरीज़ निकाली थी, जिसकी हम आज ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, देखो सेकंड लेक्चर है, तो जिस भी स्टूडेंट ने पहला लेक्चर ना देखा वो देख सकता है, हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा। और नीचे इस जो सीरीज़ है ये वाली एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एमएससी जूलॉजी की, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। आप वहाँ से सारे लेक्चर्स को देख सकते हो, पुराना वाला भी और आज का भी, और जितने भी इन फ्यूचर आने वाले होंगे। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, आपको सारे लेक्चर समय समय पर मिलते रहेंगे। तो देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 कर लिए थे। जो भी बच्चे हैं नए, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जिनको पता ही है, जिन्होंने देखी थी, पहली क्लास लगाई थी, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप सेकेंड क्लास में भी आए हो। 1 से 20 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, और आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 और हो सकेगा तो हम उससे भी ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो भी नए बच्चों को मैं बता दूं, ये बीएससी 6 सेमेस्टर का जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। किसका? जूलॉजी का फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही फर्स्ट खत्म हो जाएगा हम सेकंड पेपर करेंगे, फिर हम 5वें सेमेस्टर पे आएंगे। ऐसे ऐसे करके हम सारे सेमेस्टर के आपके जूलॉजी के जितने पेपर हैं सारे कवर कर लेंगे, और कहीं ना कहीं गारंटी है आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर आप सारे पेपर्स को सॉल्व कर लेते हो। और जिन भी क्वेश्चंस को मैं बताऊँ इंपॉर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन को लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको डायरी में पेन कॉपी से लिख लो और बार बार उन्हीं को रिवाइज करते रहो। क्योंकि देखो, जो भी आपका सिलेबस है उसी से तो पूछेंगे ना, उससे बाहर से तो कुछ पूछेंगे नहीं। अब आपसे मैथमेटिक्स तो पूछने नहीं लग जाएंगे, केमिस्ट्री तो पूछेंगे नहीं, आपका जूलॉजी सब्जेक्ट है तो जूलॉजी से रिलेटेड ही पूछेंगे ना, और जो इंपॉर्टेंट है वही पूछेंगे ना, इंपॉर्टेंट से बाहर तो नहीं पूछने वाले हैं। और जिन भी बच्चों को सारी अपडेट्स चाहिए, कब लेक्चर आता है कब नहीं आता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का। और मेरे प्रोफाइल का भी लिंक है इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा, एक रीति चली आ रही है यूट्यूब पे, चैनल पे आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करने की, तो रीति रिवाजों को फॉलो करें, लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। और देखो, कोशिश करो जितने व्यूज़ हैं उतने नंबर ऑफ़ लाइक होने चाहिए। जैसे कि अगर 300 लाइक व्यूज़ हैं, ठीक है, तो 300 लाइक होने चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी क्वेश्चंस कराना, वो मैं करा रहा हूँ। आपकी प्रैक्टिस कराना मैं करा रहा हूँ, वो आपकी जिम्मेदारी जो बनती है उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। और जिन भी बच्चों ने देखो पूरा लेक्चर देखा है ना, तो एक बार बता देना हाँ मैंने पूरा लेक्चर देखा है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, मतलब उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आप सबको पता होगा कि भाई देखो, ह्यूगो डुब्रीज थे। उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। किसने दी थी? ह्यूगो डुब्रीज की। तो इनके थ्रू इन्होंने जो म्यूटेशन थ्योरी दी थी, इनके अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन वेरिएशन थे वो कैसे थे? रैंडम थे, और डायरेक्शनलेस थे। और हम वहीं पर अगर डार्विन की बात करें, क्या डार्विन ने इनको वो किया था, इनका आमना सामना किया था। इनके अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन में वेरिएशंस आते हैं वो रैंडम नहीं होते हैं और डायरेक्शनलेस नहीं होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। और रैंडम का अपोजिट क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा, बीच में आएगा तो मैं बताऊंगा। और रैंडम डायरेक्शनल होते हैं और रैंडम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा आगे याद आएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द म्यूटेशन इन इवोल्यूशन। देखो, आपसे पूछा गया है विकास में उत्परिवर्तन का क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो उसमें म्यूटेशन का क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्वाकांक्षा क्या है। तो देखो, क्या म्यूटेशन क्रिएट हार्मफुल इफेक्ट करते हैं? हाँ, कुछ केसेस में हार्मफुल इफेक्ट करते हैं, जैसे कैंसर म्यूटेशन की वजह से होता है, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे इवोल्यूशनरी म्यूटेशन की बात की जा रही है। किसकी? इवोल्यूशनरी म्यूटेशन की बात की जा रही है। तो म्यूटेशन प्रोवाइड जेनेटिक वेरिएशन, क्या म्यूटेशन जेनेटिक वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। आगे देखते हैं, म्यूटेशंस मेंटेन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं, म्यूटेशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं करते हैं। अगला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, म्यूटेशन स्टॉप नेचुरल सिलेक्शन, है क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है। म्यूटेशन से तो नेचुरल सिलेक्शन बढ़ता है, स्टॉप नहीं होता है, वो असेंड करता जाता है, बढ़ता जाता है। यानी कि
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, म्यूटेशंस प्रोवाइड जेनेटिक वेरिएशन। क्या हो जाएगा, म्यूटेशंस जो होते हैं वो जेनेटिक वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं। हम चले मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम। अब देखो हम देखेंगे इसमें लार्ज, देखो हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम के 5 पॉइंट थे। एक लार्ज, देखो लार्ज साइज पॉपुलेशन, नो म्यूटेशन अकरिंग, रैंडम मेटिंग और कांस्टेंट माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या ये था कि नहीं था? आप देखेंगे कि ये जो चौथा वाला पॉइंट है वो नहीं था, यानी कि यही ऑप्शन है। ठीक है, कभी कभी जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर ना मालूम हो, क्या जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको ना मालूम हो, आपको एक मेथड यूज़ करना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड जिसे हम बोलते हैं, और ऐसा गेस करना होता है क्या इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन दिया है फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। यानी कि कहीं आपको दिख रहा है तो किसी और क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, तो उसको हटा दो, हो ही नहीं सकता है क्योंकि किसी और क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार के जो टेक्निक होती है उसको हम एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं, और ये हर जगह हर MCQ वाले एग्जाम में लगाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रोसेस डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। न्यू कौन सी प्रक्रिया नई प्रजातियों के निर्माण का वर्णन करती है? याद रखना, सबको पता होगा, स्पेशिएशन और को इवोल्यूशन, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में पता है आपको क्या होता है? एडाप्टिव रेडिएशन को कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है एडाप्टिव रेडिएशन प्रोसेस की वजह से होता है, जहाँ पर कई अलग अलग जगहों से आए हुए जो भी स्पीसीज होती हैं एक जगह पर आकर के इवॉल्व करती हैं, उसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं और को इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से अधिक स्पीसीज का साथ में ही इवोल्यूशन हो रहा है। अगला क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन, यानी कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है क्या वो एक इंडिविजुअल पे होता है, पॉपुलेशन पे होता है, स्पीसीज पे होता है या इकोसिस्टम पे होता है? तो मेरे अकॉर्डिंग, जैसे इस बच्चे ने आंसर इकोसिस्टम लगाया है, तो नेचुरल सिस्टम एक्ट करता है एक पॉपुलेशन पे एक्ट करता है। कहाँ पे करता है? पॉपुलेशन पे करता है। और पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज होती है। क्या होती है? पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज होती है। ठीक है, ऐसी ढेर सारी देखो पॉपुलेशन नहीं लिखा है, अगर पॉपुलेशन लिखा होता तो सिर्फ एक स्पीसीज के ग्रुप की बात की गई होती। यहाँ पे पॉपुलेशन लिखा गया, दैट मीन यहाँ पर ढेर सारी स्पीसीज के ग्रुप हैं और उसको हमने पॉपुलेशन बोला है। ये चीज़ को ध्यान रखना। हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे, और क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द विंग्स ऑफ बैट, मतलब जो चमगादड़ के विंग्स हैं, पंख हैं, और चिड़ियाँ हैं, चिड़ियों के पंख हैं, विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या? डिफरेंट स्ट्रक्चर वट सर्व एज द सेम पर्पज ऑफ फ्लाइट आर एग्जाम्पल ऑफ। याद करो कल की क्लास क्या बताया था मैंने, जब सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन हो, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन हो, तब क्या होता है? होमोलॉगस होता है। क्या होता है? होमोलॉगस है। लेकिन इसका उल्टा हो जाए, क्या इसका उल्टा हो जाए, सेम क्या हो जाए? डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाए बट सेम फंक्शन हो जाए, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाए बट सेम फंक्शन हो जाए तो एनालॉगस होता है। क्या होता है? एनालॉगस ऑर्गन इसका आंसर या हो जाएगा, या स्ट्रक्चर, जैसे कि स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हिंदी में भी देख लो, चमगादड़ और पक्षियों के पंख जिनकी संरचना अलग अलग होती है लेकिन उड़ान का उद्देश्य एक ही होता है, इसके उदाहरण क्या है? अनुरूप संरचनाएं। क्या? अनुरूप संरचनाएं। और एनालॉगस स्ट्रक्चर बनने में जो प्रोसेस होती है उसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं। सॉरी, ये नहीं हुआ, कन्वर्जेंट का किसी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, एनालॉगस स्ट्रक्चर होगा, इतना याद रखो और मत याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है द चेंज इन द कलर ऑफ पिपर्ड मॉथ इन रिस्पॉन्स टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। याद रखना। ठीक है, आप देखेंगे इसमें क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, इंग्लैंड में हम देखेंगे कोलोनाइजेशन, यानी कि जब इंडस्ट्रीज़ नहीं बनी थी, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, 2 केसेस की स्टडी की गई थी। जो ट्रीज़ होते थे, क्या जो ट्रीज़ होते थे उनके ऊपर वाइट मॉथ की जनसंख्या ज़्यादा रहती थी। इस कहानी टाइप से थोड़ा सा सुन, शायद आपको थ्योरी काम आ जाए एग्जाम में। तो जो पे ट्रीज़ वगैरह रहते हैं थे वहाँ पे वाइट जो थे, क्या मॉथ, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन जो ब्लैक पेपर्ड मॉथ थे उनकी जनसंख्या बहुत ही कम हुआ करती थी। उसका कारण ये था कि उस समय
वहाँ पर उस एरिया में कभी भी कहीं पर भी पॉल्यूशन नहीं था, जिसकी वजह से जो पेड़ हुआ करते थे, पेड़ बहुत ही ब्राइट कलर के हुआ करते थे, डार्क नहीं हुआ करते थे। ठीक है, इससे क्या होता था, जो वाइट कलर के पेपर्ड मॉथ होते थे वो अपने आप को हाइड कर लेते थे। क्या कर लेते थे? हाइड कर लेते थे। शायद पूरी क्लास बेकार हो गई क्योंकि मैं माइक लगाना भूल गया था। एक बार मैं क्लास चेक करूँगा, क्या अगर सही थी मैं अपलोड करूँगा, और नहीं सही होगी तो दोबारा से बनानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा वेट करें। पता है मैं माइक लगाना तो भूल गया था, लेकिन माइक पास में ही रखा हुआ था, जिसकी वजह से क्लास ख़राब नहीं हुई, थैंक गॉड। तो मैं बता रहा था, चलिए वापस आते हैं। मैं बता रहा था तो वाइट कलर के ही पेड़ हुआ करते थे, लगभग वाइट मतलब ब्राइट, डार्क नहीं हुआ करते थे, काले नहीं हुआ करते थे। तो वाइट कलर के जो पेपर्ड मॉथ होते थे वो अपने आप को इन पेड़ों पर हाइड कर लेते थे, छिपा लेते थे, जिससे जो प्रीडेटर्स होते थे यानी कि उनको खाने वाले परभक्षी वो आते थे, लेकिन उनको ढूंढ नहीं पाते थे क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे। उन्हें लगता था यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन वहीं पर आप सोचो, एक सफ़ेद जगह पे काली चीज़ दिख जाए, डार्क कलर मौत दिखे, तो आसानी से प्रेडेटर को दिख जाएगा और उसे खा जाया करते थे। तो उस समय पे वाइट कलर के जो ये थे मौत थे, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, औद्योगिकरण बढ़ा, बढ़ने के साथ साथ में पॉल्यूशन बढ़ा। पॉल्यूशन बढ़ने से जो पेड़ होते थे, पॉल्यूशन की वजह से उनकी जो पेड़ की छाल हुआ करती थी, ठीक है, बार्क होती थी, वो डार्क होने लगी धीरे 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 धीरे। कुछ समय बाद ऐसा आया कि पॉल्यूशन हद से ज़्यादा बढ़ गया और वहाँ की जो वो थी, क्या थी, पेड़ों की जो छाल थी, बार्क थी, वो डार्क हो गई। अब क्या हुआ, अगर ब्लैक चीज़ पे कोई वाइट मॉथ बैठता था तो कहीं ना कहीं वो आसानी से प्रीडेटर द्वारा दिख जाता था और उसका शिकार हो जाया करता था। तो कुछ हुआ यूँ कि जितने भी वाइट पेपर्ड मॉथ थे उनकी जनसंख्या कम हो गई, और साथ ही साथ में जो भी ब्लैक पेपर्ड मॉथ थे, अब वो अपने आप को हाइड कर पा रहे थे। क्या कर पा रहे थे? हाइड कर पा रहे थे प्रीडेटर से। तो अब जो वाइट कलर के मौत थे उनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई, और यहाँ पर जो ब्लैक कलर के मौत थी उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये जो नेचुरल सिलेक्शन की मैकेनिज्म हुई थी पेपर्ड मौत वाले में, वो किसके कारण हुई थी, उसका जो मेन कारण था वो क्या था? तो आपको याद रखना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो जाएगा। क्या रहेगा? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इस चीज़ को याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछे जाने की भी बहुत भारी और बड़ी अत्यधिक संभावना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। और मैं होमोलोगस एनालोगस बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता, नहीं पता है होमोलोगस स्ट्रक्चर एनालोगस स्ट्रक्चर क्या होता है, तब पहली वाली क्लास में देखो, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया। द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड द विंग्स ऑफ इंसेक्ट। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, होमोलोगस स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें विंग्स ऑफ बर्ड, अगर हम, ठीक है, ठीक है, देख लेना है, टाइम ज़्यादा नहीं है मेरे पास, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लिपर्स ऑफ द डॉल्फिन एंड द फोर लिम्ब ऑफ हॉर्सेस। एक बार आप बुक में चेक करके मुझे कमेंट में बता देना ये क्वेश्चन का आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, फिर हम एक बार देख लेंगे इसे बुक में, और उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन सा सही। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है बट डेफिनेशन मुझे क्लियर है। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन होमोलोगस होता है, और उसका अपोजिट कर देंगे वो एनालॉगस होता है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रखता है। इवोल्यूशन से है, विच फॉसिल इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, यानी कि किस जीवाश्म को सरीसृपों और पक्षियों के बीच जोड़ा जाने वाली कड़ी माना जाता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स, यानी कि एक ऐसा जीव जो कुछ कुछ उड़ना भी जानता हो, कुछ कुछ रेंगना भी जानता हो, रेंग रेंग करके चलने वाला। आर्क्योपेट्रिक्स एक ऐसा पक्षी था, पक्षी क्या बोलेंगे, कुछ भी बोलो, पक्षी बोलो या कीड़ा बोलो, उसके पंख टाइप के होते थे और उसके पैर भी हुआ करते थे। वो रेंग रेंग के भी चल सकता था, पैर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि रेप्टाइल्स के पैर नहीं होते हैं। वो रेंग करके भी चल सकता था और पंख थे, उड़ने की भी काबिलियत रखता था। आपने शायद कभी जो डायनासोर देखे होते हैं आर्क्योपैट्रिक्स, उसी को बोलते हैं उड़ने वाला डायनासोर, जिसके मुंह से आग निकलती थी और वो नीचे चल भी, आग नहीं, आग नहीं, सॉरी सॉरी, डायनासोर की तरह ही दिखता था
उसकी पूँछ भी होती थी, पंख भी होते थे और वो ज़मीन पर भी चल सकता था। ठीक है, वो आर्कियोपेट्रिक्स होता है। आप गूगल पे इसका फ़ोटो देख सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन में इनमें से वेस्टिजियल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो याद रखना वर्मीफॉरम अपेंडिक्स। अब मैं बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता वेस्टिजियल स्ट्रक्चर क्या होता है। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर वो होता है जो हमारे पूर्वजों के पास थे और फंक्शनल थे। क्या थे? पूर्वजों के पास थे और फंक्शनल थे पहले के समय में। समय के साथ इवोल्यूशन हुआ, उनका यूज़ नहीं हुआ। लेमार्क अंकल की थ्योरी को यूज़ करते हुए, यूज़ एंड डिसयूज़ की थ्योरी का, अब हमने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो उसका इवोल्यूशन भी नहीं हुआ और वो चीज़ ख़त्म हो गई। जैसे वर्मीफॉरम अपेंडिक्स जो है हमारी बैक में होता है, बैक बोन जहाँ पे होती है, सबसे नीचे वाली जो वर्टिब्री होती है वहीं पर होता है। तो पहले हमारे जैसे बोला जाता है कि पूँछ हुआ करती थी मानवों को, तो उसी को बोलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो आप निक्टी नेटिंग मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अपनी आँख के पास, यहाँ पर आँख के बिल्कुल यहाँ पास के कोने में एक ऐसी मेम्ब्रेन झिल्ली टाइप की सिकड़ी हुई होगी। ऐसा माना जाता है कि हम पहले पानी में ओरिजिनेट हुए थे, तो हमें आँखों को कवर करने में बहुत मदद करता था। निक्टी नेटिंग मेम्ब्रेन याद रखना, निक्टी नेटिंग मेम्ब्रेन इसका नाम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, और देखेंगे क्वेश्चन 31 क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मों का वैज्ञानिक अध्ययन है? जीवाश्म यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं फिर उनको ढूंढ करके हम उनकी स्टडी करते हैं, उसको हम पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। ऑप्थैमोलॉजी में हम आई की स्टडी करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों की स्टडी करते हैं। पेट्रोलॉजी मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ पेट्रोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस मोर लाइकली टू रिजल्ट इन फॉसिलाइजेशन विच एन एनिमल डाइज। ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल तो नहीं बोलेंगे लेकिन थ्योरेटिकल है। जब कोई जीव मर जाता है तो उसकी अधिक संभावना किस प्रक्रिया में होती है जिससे वह जीवाश्म हो जाता है? इस क्वेश्चन में बोला गया है वह कौन सी प्रोसेस है, क्या चीज़ है जिसके कारण फॉसिलाइजेशन होता है जब एक एनिमल की डेथ हो जाती है। यहाँ पे एनिमल लिखो चाहे प्लांट लिखो, क्योंकि फॉसिलाइजेशन प्लांट्स का भी होता है। क्यों होता है? लेफ्ट एक्सपोर्ट टू द एलिमेंट, तत्वों पर्यावरण के संपर्क में छोड़ दिया जाता है। यानी कि जो भी उसके एलिमेंट्स होते हैं बॉडी पार्ट्स के, वो एनवायरनमेंट में छूट जाते हैं और दब करके वो फॉसिलाइज हो जाते हैं किसी रॉक के अंदर, मिट्टी के अंदर, चट्टानों के अंदर। ठीक है, समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ फॉसिलाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स मिनरल्स रिप्लेसिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये कहता है किस प्रकार का जीवाश्मीकरण प्रक्रिया में किसी जीव के कार्बनिक पदार्थ की जगह लेने वाले खनिज शामिल हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर पेट्रीफाइड फॉसिल्स हो जाएगा। किस प्रकार का फॉसिलाइजेशन इन्वॉल्व्स मिनरल रिप्लेसिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किस फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस में इन जो भी एनिमल्स के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको रिप्लेस करके मिनरल्स आ जाते हैं। तो पेट्रीफाइड जो फॉसिल्स होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है। इस प्रोसेस के थ्रू होता है। क्या इस प्रोसेस के थ्रू होता है? देखो अगला क्वेश्चन होता है कॉर्पोलाइट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द कॉर्पोलाइट्स? कॉर्पोलाइट्स क्या होते हैं? कॉर्पोलाइट्स बोले तो फीकल मैटर, क्या फीकल मैटर, लेकिन हम यहाँ पे कॉर्पोलाइट की बात करेंगे तो कॉर्पोलाइट ऐसे फॉसिल्स हैं जो फीसेस हैं। देखो जो भी पहले एनिमल्स होते थे उनके जो फीकल मैटर होते थे, अगर उनका फॉसिलाइजेशन हो जाए उसको फॉसिलाइज्ड फीसेस बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वो कहता है व्हाट डेटिंग मेथड रिलाइज ऑन द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन द मिनरल्स। यानी कि कौन सी डेटिंग विधि खनिजों में रेडियोधर्मी आइसोटोप में क्षय पर निर्भर करती है? तो याद रखना रेडियोमेट्रिक डेटिंग, रेडियो डिके ऑफ द रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप इन मिनरल में जो होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियोमेट्रिक डेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियोमेट्रिक डेटिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क कर लेना। व्हाट इज द अर्लीस्ट नॉन एंसेस्टर ऑफ हॉर्स? सबसे
सबसे पहला जानने वाला हॉर्स का जो एंसेस्टर पूर्वज था, लिविंग अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन ईयर्स एगो एंड रिजेंबलिंग स्मॉल डॉग। देखो एक ऐसे घोड़े के बारे में बोली गई है 50 मिलियन पहले, जो कि खोजा गया था सबसे पहले, और जो कि एक स्मॉल डॉग की तरह दिखता था। उसका क्या नाम है? तो याद रखना, इकोहिपस, हायरोकैंथियम, हायराकोथेरियम, हायराकोथेरियम, ठीक है, इकोहिपस। याद रखना, हॉर्स के इवोल्यूशन से एक क्वेश्चन आपका आना तय है, ठीक है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपके हॉर्स के इवोल्यूशन से जरूर आएगा, जरूर से जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट? तो याद रखना, अर्नस्ट मेयर। अब साइंटिफिक बहुत ज़्यादा नाम मत रखो वैसे कि इसका नहीं आएगा। जैसे आप म्यूटेशन थ्योरी याद रखो, ह्यूगो डिब्रीज ने दी थी। डार्विन ने जो थ्योरी दी थी उनको याद रखना। डार्विन थ्योरी को किसने डिस्कार्ड किया था, नहीं किया था, वो याद रखना। लैमार्क की कौन सी थ्योरी थी, लैमार्क की थ्योरी को किसने डिस्कार्ड किया था, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? यानी कि जैविक प्रजाति अवधारणा किस प्रकार के जीवों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है? तो याद रखना, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वही आगे जाकर के इवोल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। क्यों कर पाते हैं? कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में कि क्यों सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं के अंदर एवोल्यूशन देखने को मिलता है, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलता है? कोई बता सकता है? ये चीज़ का आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, which mode of speciation occur when populations are separated by geographical barrier? जब जनसंख्याओं को भौगोलिक बाधा द्वारा अलग किया जाता है तो कौन सा प्रकार का संवर्धन होता है? तो याद रखना, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। क्या? एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फैक्टर दैट ड्राइव्स एलोपैट्रिक स्पेशिएशन? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन ठीक है, याद रख लेना, मिलते जुलते हैं। इसमें भी इकोलॉजिकल, सिंपैट्रिक, और अगर बात करी जाए सिंपैट्रिक की तो इकोलॉजिकल आइसोलेशन। क्या? इकोलॉजिकल आइसोलेशन। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे सिंपैट्रिक फिर से आ गया तो यहाँ पर फिर से इकोलॉजिकल आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल कॉज ऑफ मास एक्सटेंशन ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यूक्लियर विंटर इफेक्ट? सीधी सी बात है, आप पढ़ो क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु शीत प्रभाव पैदा करने की क्षमता के कारण बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का संभावित कारण है? तो याद रखना, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी कि अगर एक क्लाइमेट चेंज किसी भी लोकेशन पर हो जाता है, ठीक है, तो एक मास एक्सटेंशन जरूर से जरूर ही होगा ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू क्रिएट न्यूक्लियर विंटर इफेक्ट। अब न्यूक्लियर विंटर इफेक्ट क्यों कहा गया है, इसका कारण हमें आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमारी इंस्टाग्राम पे भी हमें बता सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इवेंट्स दैट रिड्यूस द ऑक्सीजन लेवल्स इन द ओशियंस सच एज अ मैसिव एल्गल ब्लूम्स कैन लीड टू। देखो, ऐसा इवेंट, क्या ऐसा इवेंट जो कि ऑक्सीजन लेवल को कम करता है, कहाँ पर? ओशियंस में। सच एज मैसिव एल्गल ब्लूम्स कैन लीड टू, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या में पाए जाने वाले ब्लूम्स होते हैं एल्गी के, वो क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ओशियनिक एनॉक्सिया हो जाएगा। क्या? ओशियनिक एनॉक्सिया। इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एनॉक्सिया में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पे रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, चाहे वो आप एल्गी ले लो, कोई भी एल्गा ले लो, या फिर वहाँ पे जो भी फिशेज रहती है मैरीन वाटर में, उन सब की डेथ होने लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। ये एक आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। द इवेंट दैट कॉज द एंड ऑफ द डायनासोर अराउंड 66 मिलियन ईयर्स अगो इज नॉन एज। यानी कि जो कि
एक ऐसा इवेंट, ऐसा घटना आपको बताना है जो कि 66 मिलियन ईयर पहले हुआ था, जिसकी वजह से डायनासोर विलुप्त हो गए। उसको हम क्रिटेशियस पैलोजीन एक्सटेंशन बोलते हैं, क्रिटेशियस पैलोजीन एक्सटेंशन बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, हमने वैसे 40 क्वेश्चंस की बात की थी, हम 46 पे आ चुके हैं, तो हम 50 कर ही लेते हैं आज। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ एम्फीबियंस, यानी कि कौन सी वो एज है, कौन सा इरा है, कौन सा ज़माना है जब एज ऑफ एम्फीबियन कहा जाता था। कार्बोनिफेरस पीरियड ऐसा पीरियड था जहाँ पर एम्फीबियंस का पीरियड कहा जाता था। जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स का पीरियड कहा जाता था। अब परमिनियन पिरामिड पीरियड और कैम्ब्रियन पिरामिड किसको कहते हैं, पिरामिड सॉरी बोल रहा हूँ, पीरियड, वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अब अगला क्वेश्चन, द रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग फैक्टर अकरिंग व्हेन अ स्पर्म एंड एग आर इनकम्पैटिबल। ये क्वेश्चन कह रहा है, जब एक शुक्राणु और एक अंडाणु असंगत होते हैं तो प्रजनन पृथक्करण कारक उत्पन्न होता है। तो गैमेटिक आइसोलेशन, युग्मक अलगाव, अलगाव अलगाव, ठीक है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, छोड़ सकते हो वैसे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर स्टडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी कि हम इनमें से कौन सी चीज़ को ह्यूमन के इवोल्यूशन, मानव विकास के अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों का उपयोग कर सकते हैं। क्या एक्सकेवेशन होता है, टाइम डेटिंग होता है, डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस। तो बिल्कुल जी हाँ, इन सभी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जांचने परखने के लिए। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। 49 कहता है कि विच प्रोसेस इन्वॉल्व द प्रोसेस द कंप्लीट चेंज इन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किस प्रक्रिया में किसी जीव के विकास के दौरान रूप की संरचना और पूर्ण परिवर्तन होता है। तो याद रखना, मेटामॉर्फोसिस। क्या, मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है, कोई भी एक जैसे क्या बताऊँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, याद रखना इसको कि जब कोई ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ग्रोथ के ड्यूरिंग पूरी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बदल जाता है तो उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इनमें से ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्या वो जेनेटिक ड्रिफ्ट करता है, जीन फ्लो करता है, नेचुरल सिलेक्शन, पनेट स्क्वायर नहीं, क्योंकि पनेट स्क्वायर हमें एक ऑब्जर्वेशन देता है मेंडेलियन पैटर्न का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी खत्म होती है, डेवलपमेंटल स्टार्ट हो जाती है। अरे एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे अब आपका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी खत्म होती है 50 क्वेश्चन पे, और यहाँ पे स्टार्ट होती है आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी ना, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी पूरी कंप्लीट 50 क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3 में करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट ने क्लास को देखा है और पहली क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तीसरा लेक्चर कल आ जाएगा, आप कल देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोशिश करो लाइक सबसे ज़्यादा करो, कोशिश करो जितने नंबर ऑफ व्यूज़ हैं आप दूसरे का मत देखो, दूसरे ने लाइक किया है कि नहीं किया है, आप अपना लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।